लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कैसे फैंग वोंग का एरो पकड़ के उसे थैंक्स बोलता है। अब फैंग का इरादा था कि इन एरोस को बेचकर पैसा कमाने का। ये देखकर वोंग फाइट को लेकर सीरियस हो जाता है और अपने आसपास एक एनर्जी फ्लो करने लगता है। फिर वो फैंग को गुस्से में देखते हुए उसके ऊपर वापस से एरो चला देता है, जिससे बचने के लिए फैंग अपने आसपास मेंटेलिटी बैरियर को लगा लेता है, मगर वोंग के एरो से उसका बैरियर टूट जाता है। ये देखकर फैंग चिल्लाते हुए कहता है, चीटिंग चीटिंग करता है तू मेरे साथ। तुमने पहले कभी भी इतने ज्यादा वाइटलिटी का यूज नहीं किया था कोई सा फाइट करते टाइम। ये कहते हुए वो वापस से अपने चारों तरफ वाइटलिटी बैरियर को तैयार कर लेता है। तब फैंग कहता है, तुम्हारा वाइटलिटी भले ही कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो मगर मेरे से ज्यादा नहीं हो सकता है। ये कहते हुए वो वोंग के वाइटलिटी को अपने बॉडी के अंदर समा लेता है। ये देखकर डीन हैरान हो जाते हैं कि ये वाइटलिटी को अपने बॉडी में फ्यूज कर ले रहा है। फिर दूसरे मास्टर कहते हैं, फ्यूज करने के बाद वाइटलिटी पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है, ये तो सिर्फ एक ग्रैंड मास्टर ही कर पाता है, फिर फैंग इसे कैसे कर पा रहा है। तभी डीन हैरानी से कहते हैं, ये सेलेस्टियल बॉडी की हेल्प से दो पावर को अपने अंदर फ्यूज कर रहा है, मगर ये अभी लेवल 6 पर नहीं पहुंचा है और ना ही इसकी बॉडी पूरी तरह से होन हुई है। अगर ये इस पावर को नहीं संभाल पाया तो सेलेस्टियल बॉडी पूरी तरह से कोलैप्स कर जाएगा। आखिर फैंग ने ये सब कहां से सीखा है और किसने इसे सिखाया है। इसके पास बहुत ज्यादा गट्स है कि ये अपने ब्रिज का यूज कर रहा है। इधर वोंग फैंग से पूछता है, तुम्हें क्या लगता है तुम जीत गए हो? मैं तुम्हारे सामने अपने आप को सरेंडर नहीं करने वाला हूँ। ये कहते हुए वो भी अपने पावर्स को बाहर निकालने लगता है। ये देखकर मास्टर सोचते हैं, ये होन नैरो का यूज कर रहा है अपने ओपोनेंट को हराने के लिए। फिर वोंग उन पावर्स को अपने एरो में भरकर फैंग के ऊपर अटैक कर देता है, मगर फैंग अपने स्वॉर्ड से उसके पावर्स को काटते हुए आगे बढ़ने लगता है। तभी अचानक से वहाँ पर एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है और सभी चीजें दिखना बंद हो जाती है। ऑडियंस सोचने लगती है आखिर कौन जीता है। दूसरी तरफ हम स्टेडियम में वोंग को देखते हैं जो जमीन पर बैठा हुआ था और फैंग कहता है, मैं जीत गया। फिर वोंग और फैंग एरिना से बाहर आने लगते हैं। तब डीन वोंग को देखते हुए कहते हैं, इस बच्चे के इंटरनल ऑर्गन्स कोलैप्स हो चुके हैं, मगर ये बच्चा ऐसे दिखा रहा है जैसे ये अभी भी अपने पैरों पे चल सकता है। इधर फैंग की हालत खराब थी, वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। तब लायन उसे आकर संभालते हैं और किन उससे पूछता है, क्या तुम ठीक हो? तभी फैंग एक साथ 3 पिल्स को गटक जाता है। ये देखकर किन शॉक्ड होता है। दूसरी तरफ वोंग भी एक साथ 3 पिल्स को गटक लेता है। तब उसके मास्टर कहते हैं, तुमने आज बहुत ज्यादा रेकलेस फाइट किया। तब वोंग कहता है, कंपटीशन के टाइम मैं अपना बेस्ट दे पाता हूँ। जिसपे वो कहते हैं, अब कोई भी चांस नहीं है कि हम FMS से फाइट कर सके। मैंने मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से बात करके उन्हें बता दिया है कि हम सरेंडर कर रहे हैं और आगे फाइट नहीं कर सकते। मैं अब दोपहर में नानजियांग जा रहा हूँ। कैटाकॉम का एंट्रेंस अपेयर हो गया है। ये सुनकर वोंग और उसके साथी बहुत ज्यादा शॉक्ड होते हैं। वोंग को भरोसा ही नहीं होता कि कैटाकॉम इतनी जल्दी ओपन हो गया। तब मास्टर बताते हैं, कैटाकॉम का गेट आज सुबह ही दिखा है और सभी लोग तैयारी कर रहे हैं अंदर जाने के लिए। जब पासवे हल्का स्टेबल हो जाएगा तब हम कैटाकॉम में एंटर कर जाएंगे। तभी वहाँ पर फैंग और उसकी टीम आती है, जिसे वोंग बताता है, कैटाकॉम ओपन हो चुका है, मैं नानजियांग जा रहा हूँ, अगर तुम आना चाहते हो तो मेरे साथ आ सकते हो। तब फैंग कहता है, ठीक है, वैसे भी बहुत टाइम से मैं इसका वेट कर रहा हूँ और मैं अंदर जाकर देखना चाहता हूँ आखिर वो कैसा है। इधर अनाउंस किया जाता है कि फैंग और सॉन्ग का फाइनल मैच होगा। फैंग इधर सोच रहा था कैटाकॉम के ओपन होते ही बहुत सारे फाइटर मारे जाएंगे। दूसरी तरफ हम ग्रैंड मास्टर को देखते हैं जो कैटाकॉम के गेट को देखते हुए बताते हैं, वो इस बार एक 9th रैंक, एक 8 रैंक और 5 बंदे 7 रैंक के और 10 से 20 बंदे 6 वालों को भेजेंगे। अगर हम इससे ज्यादा भेजेंगे तो कैटाकॉम का गेट कोलैप्स हो जाएगा। जिसपे दूसरे मास्टर उनसे पूछते हैं, क्यों ना तुम बाहर रहकर सभी चीजों का इंचार्ज बन जाओ। जिसपे वो कहते हैं, गार्डियन वो तो मजाक कर रहे हो ना, मेरा काम कैटाकॉम के अंदर है, वहाँ पर मुझे खतरनाक लेवल के बंदों से फाइट करना है। अब हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं जहाँ फैंग अपने साथियों से कहता है, हमें जल्दी से इस मैच को जीत कर वापस से स्कूल जाना होगा। तभी डीन उससे पूछते हैं, क्या तुम्हारा ये वेपन इफेक्टिव भी है? जिसपे फैंग कहता है, अगर आयरन हेड सॉन्ग नहीं मानना चाहता तो उसे अपनी हार माननी पड़ेगी, क्योंकि मैं उसे जान से नहीं मानना चाहता हूँ। अगर वो अपनी हार नहीं मानेगा तो मैं इससे उसका गला काट दूंगा। अगर ग्रैंड मास्टर मुझे रोकने का ट्राई करेंगे तो मैं उनसे फेवर मांग लूंगा। तब डीन कहते हैं, अगर तुम सही में एक स्लैश में मारने का ट्राई कर रहे हो तो मैं तुम्हें रोक दूंगा। जिसपे फैंग स्माइल करते हुए कहता है, ये तो देखा जाएगा। फिर वो आगे बढ़ते हुए कहता है, सॉन्ग अब तुम स्टेज पर आ जाओ। ये देखकर डीन कहते हैं, क्या सही में ये कर भी पाएगा? अब सॉन्ग रैंक 5 में ब्रेक थ्रू कर चुका है, ऊपर से फैंग की इंजरी अभी हील नहीं हुई है। मुझे उम्मीद तो नहीं है, मगर ये बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है, इसके पास कोई ना कोई तो रास्ता है ही।
थी, मगर फैंग ने अपने वेपन को बहुत टाइम से यूज नहीं किया है और उसे ये वेपन सिर्फ 2 महीने पहले ही मिला है, इसीलिए उसका इफेक्ट ज्यादा स्ट्रॉन्ग ना हो। तभी वहाँ पर सॉन्ग आते हुए कहता है, तुम अभी सही से हील तक नहीं हुए हो, इसीलिए मैं तुम्हें टॉर्चर करके तुम्हें बुली नहीं करना चाहता हूँ। जिस पे फैंग कहता है, तुम अपनी बकवास बंद करो, मुझे जल्दी अपने स्कूल जाना है, इसीलिए जल्दी से मैच खत्म करो। ऐसा करो, तुम सरेंडर कर दो, इससे मुझे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। ये सुनकर तो सॉन्ग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर फैंग अपने वेपन को निकालते हुए कहता है, तुम सरेंडर नहीं करना चाहते हो तो ठीक है, मगर बाद में तुम मुझे ब्लेम मत करना। वो जैसे ही वेपन निकालता है वैसे ही हर तरफ एक अलग एनर्जी फैल जाती है। ये देखकर तो मास्टर को बिलीव ही नहीं होता कि ये कैसे हो सकता है, इसके पास ये वेपन सिर्फ 2 महीने से है। तब डीन कहते हैं, इसके वेपन की एनर्जी को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे उसे यूज करने वाला कोई रैंक 6 का बंदा है। मगर उसके बाद डीन खुश होते हुए सोचते हैं, चलो कम से कम फैंग ने 2 महीने में इसे नेचुरली मास्टर कर लिया है। तभी मैच को स्टार्ट कर दिया जाता है। मैच स्टार्ट होते ही फैंग सॉन्ग के ऊपर हमला कर देता है। उसका अटैक सॉन्ग देखते ही रह जाता है और सोचता है, फैंग ने मेरे चारों तरफ बैरियर लगा दिया और मैं इसे डॉज नहीं कर पाऊंगा। फिर वो फैंग के बैरियर को सिर्फ एक पंच मार के तोड़ देता है। ये देखकर सब शॉक्ड हो जाते हैं। फिर फैंग उससे कहता है, तुम बेकार में ही स्ट्रगल कर रहे हो। इधर सॉन्ग उसके ऊपर अटैक कर देता है, मगर फैंग ने एक बड़ा सा बैरियर बना रखा था, जिस कारण से सॉन्ग उल्टा ही दूर जाकर गिरता है। उसे समझ नहीं आता आखिर ये कैसे हो गया। तभी वो देखता है फैंग एक और अटैक उसके ऊपर कर रहा है। ये देखकर वो डरते हुए अपने आप को सरेंडर कर देता है। ये देखकर तो सभी शॉक्ड होते हैं और उन्हें फैंग के पावर पर बिलीव ही नहीं हो रहा था। दूसरी तरफ हम लालची किन को देखते हैं, जो मार्बल के टूटते ही उसे उठाने पहुंच जाता है और काफी खुश हो रहा था कि उसे इस बार रैंक 1 अलॉय मिला है। ये देखकर फैंग गुस्सा होते हुए सोचता है, आखिर इसे किसने परमिशन दे दिया इसे उठाने का। उसकी गुस्से भरी नजर देखकर किन समझ जाता है उसके साथ अच्छा नहीं होने वाला है। तभी फैंग हवा से नीचे उतरते हुए कहता है, ब्रदर सॉन्ग, अब स्टेज से उतरने का टाइम आ चुका है। ये सुनकर सॉन्ग उससे पूछता है, क्या मैं सही में इतना वीक हूँ? तब फैंग स्माइल करते हुए कहता है, नहीं तुम वीक नहीं हो, बल्कि मैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। ये सुनकर सॉन्ग वहाँ से जाने लगता है और सोचता है, मैं कितनी भी मेहनत क्यों न कर लूँ, मगर दुनिया में ऐसा एक बंदा तो होता ही है जो हमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इसी के साथ ये टूर्नामेंट भी खत्म होता है और फैंग और उसकी टीम टूर्नामेंट को जीत जाती है। सभी मेंबर्स ट्रॉफी को पाकर बहुत ज्यादा खुश थे और अपनी जीत को सेलिब्रेट करने लगते हैं। स्कूल में सभी स्टूडेंट्स फैंग और उसकी टीम का वेट कर रहे थे। फैंग की कुछ फैंस एक्साइटेड होते हुए कहती है, अगर तो फैंग वापस आ रहा है तो मैं उसे देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। जिस पे दूसरी लड़की कहती है, सही कहा, वो बहुत ज्यादा हैंडसम है, ऊपर से उसने अरीना में सभी बंदों को उड़ा उड़ा के मारा है। बॉयज भी उसकी तारीफ करते हुए कहते हैं, फैंग तो सही में बहुत ज्यादा पावरफुल है, उसने हमारे स्कूल का नाम बढ़ा दिया है। यहाँ तक कि ग्रेजुएट स्टूडेंट भी उसकी तारीफ करते हैं और उसकी रिस्पेक्ट भी। इस बार हमने सही में फर्स्ट प्राइज जीता है, मगर हमारे साथ हमारे मास्टर नहीं है। ये सुनकर दूसरा बंदा कहता है, तुम चिंता मत करो, हम स्ट्रॉन्ग बनकर कैटाकॉम में जाएंगे और उनकी मौत का बदला लेंगे। तभी वहाँ पर फैंग और उसकी टीम आ जाती है, जिसके हाथ में ट्रॉफी होता है जिसपे बेस्ट इलाइट स्कूल लिखा हुआ था। वहाँ पर प्रिंसिपल और बाकी के टीचर्स भी आए थे, जो खुश होते हुए कहते हैं, जो एक्स्ट्रा 9 बिलियन मिला है उससे हम अपने स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर सही कर सकते हैं। ये साल हमारे स्कूल के लिए अच्छा साबित हुआ है और बाकी सभी स्कूल पे रूल करेगा। फिर वो टीम की तारीफ करते हुए कहते हैं, तुम सब ने बहुत ही अच्छा काम किया है, अब ये ट्रॉफी हमारे स्कूल को बिलोंग करती है। फैंग और उसकी टीम का नाम स्कूल की दीवारों पर लिखवाया जाएगा। ये सुनकर सभी स्टूडेंट बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। फिर फैंग अपना ट्रॉफी टीचर को दे देता है और क्लब में जा रहा था। तभी वो याद करता है कैसे प्रिंसिपल ने उसे स्टूडेंट के सामने भाषण नहीं देने दिया। यही टाइम था जब वो सभी का दिल जीत सकता था, मगर उन्होंने उसके हाथों से माइक छीन लिया। मगर मुझे अब इस बारे में सोचने का टाइम नहीं है, अब मुझे कैटाकॉम पर ध्यान देना चाहिए। मुझे मार्शल आर्ट सोसाइटी जाकर पहले कुछ अरेंजमेंट करना पड़ेगा। किन भी मेरा वहाँ पर इंतजार कर रहा होगा, वैसे उसे इंतजार करने दो। फिर वो कुछ देर बाद पहुँच जाता है सोसाइटी में, जहाँ वो देखता है किन बैठा हुआ है। तब फैंग कहता है, तुम मैच स्टार्ट होने से पहले ही टूर्नामेंट से अपना नाम हटवा लिए, इसकी सजा तुम्हें मिलेगी और वो सजा है कि तुम्हारे 1000 पॉइंट्स डिडक्ट कर लिए जाएंगे। ये सुनकर तो किन की हालत खराब होने लगती है और वो अपनी सफाई देना शुरू कर देता है, मगर फैंग कहाँ मानने वाला था। वो उल्टा उसे ही लेक्चर देते हुए उसे गिल्टी फील करवाने लगता है। फिर फैंग कहता है, चलो अब मुद्दे की बात करते हैं। कैटाकॉम ओपन हो चुका है, अगले 2 दिन में उसका गेट स्टेबल हो जाएगा, तब हम उसके अंदर एंटर कर पाएंगे। मैंने यहाँ पर तुम सबको बुलाया है ताकि मैं तुम सबका ओपिनियन जान सकूं। क्या तुम में से कोई कैटाकॉम में जाना चाहेगा? ऑफ कोर्स इस बार मैं तुम्हें फोर्स नहीं
करने वाला हो। न्यू कैटाकॉम्ब बहुत ही डेंजरस है, भले ही तुम रैंक 3 से ऊपर हो फिर भी। ये सुनकर शैन, ली, जी और जैंग वहाँ जाने के लिए मान जाते हैं। तब फैंग सोचने लगता है अगर मैं इन्हें ले गया और ये मारे गए तो हमारे स्कूल का पूरा फ्यूचर खत्म हो जाएगा। मैं इनके साथ ऐसा नहीं कर सकता हूँ। फिर वो कहता, सीनियर आप सभी को मेरे जाने के बाद सोसाइटी संभालना है, इसीलिए आप सभी मत जाइए। और जी तुमने अभी अभी ब्रेक थ्रू किया है, इसीलिए तुम्हारा वहाँ जाना सही नहीं रहेगा। तब वो कहती है कि कुछ स्टूडेंट्स भी आ रहे हैं जो कि हाई रैंक के नहीं हैं और मैं तुम्हारे ऊपर बर्डन नहीं बनूंगी। तब फैंग कहता है ये तुम्हारी चॉइस है, मगर तुम सबको रूल्स को फॉलो करने पड़ेंगे और टाइम आने पर बिना परमिशन के वहाँ से नहीं आ सकते हैं और पॉइंट्स ना घटाने के लिए कहता है। मगर जब फैंग नहीं मानता तब वो उसके पीछे पड़ जाता है। फिर फैंग सभी को कहता है अब तुम सब जाकर तैयार हो जाओ, हम सब कल कैटाकॉम्ब के लिए निकल रहे हैं, इसीलिए तुम सब कल तैयार रहना। अब हम फैंग को मार्शल लुओ के ऑफिस में देखते हैं जहां वो उन्हें बता रहे थे वो अपनी टीम के साथ कैटाकॉम्ब में जा रहे हैं ताकि वहां पर हेल्प कर पाए। ये सुनकर डीन कहने लगते हैं ये बहुत ही खतरनाक साबित होगा, ऊपर से हमारे बहुत से रैंक 3 स्टूडेंट मारे जा चुके हैं। तब फैंग बताता है वो सभी मेन ग्रुप को फॉलो करेंगे, इसीलिए आपको डरने की जरूरत नहीं है। और पर्सनली मैं भी 300 मिलियन इन्वेस्ट करने वाला हूँ, तो हमारे पास इक्विपमेंट की कमी नहीं होने वाली है। ये देखकर लायन और मास्टर लुओ सोचने लगते हैं जब से फैंग प्रेसिडेंट बना है तब से पूरा एनवायरनमेंट ही चेंज हो गया है और कंपटीशन में जो प्रॉफिट हुआ है वो पूरा का पूरा स्कूल को गया है और अब ये बहुत से पैसे इन्वेस्ट भी कर रहा है पब्लिक के ऊपर। फिर मास्टर लुआ उसे शाबाशी देते हुए कहते हैं तुम अब सेल्फलेस हो चुके हो, तुम तो बिल्कुल वाइस चांसलर की याद दिलाते हो। तब फैंग कहता है आप मेरा मजाक मत बनाइए, मैं वाइस चांसलर के बराबर का हो ही नहीं सकता, वो तो एक महान इंसान थे। फिर फैंग वहाँ से जाते हुए सोचता है मैं सोसाइटी में जाकर अपने 200 पॉइंट्स को 600 मिलियन में कन्वर्ट कर लूंगा। 300 मिलियन स्कूल को ट्रांसफर करने के बाद मेरे पास 950 मिलियन बचे हुए हैं, मगर मेरा मेंटेलिटी नहीं बढ़ रहा है। पहले मुझे रैंक 5 में ब्रेक थ्रू करना चाहिए, उसके बाद ही बढ़ाना सही रहेगा। मुझे कुछ और दिन इस लेवल पे रहना चाहिए, उसके बाद मैं ब्रेक थ्रू कर लूंगा लेवल 5 में। अब हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं जहाँ सभी लोग कैटाकॉम्ब में जाने के लिए रेडी हो रहे थे और जब किन को पता चलता है फैंग स्कूल को 300 मिलियन डोनेट कर रहा है तब उसे इस बात पर बिलीव ही नहीं होता कि वो इतना अच्छा इंसान कब से बन गया है। वो तो एक नंबर का सेल्फिश इंसान हुआ करता था, मगर अचानक से उसके अंदर इतना बड़ा चेंज कैसे आ गया। तभी वहां पर फैंग आ जाता है जो किन को परेशान करते हुए बस में चढ़ने लगता है और उसे याद दिलाता है तुमने मुझे अभी तक मेरे पिल्स वापस नहीं किए, इसीलिए जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी तुम पिल्स को वापस कर दो। ये देख कर किन परेशान होने लगता है कि हमारा स्कूल किस डेविल के इंसान के हाथों में आ चुका है, अब इसे डूबने से कोई भी नहीं बचा सकता है। इधर गवर्नर फैंग के बस को देखते हुए कहते हैं मुझे बिलीव नहीं था फैंग सही में यहाँ कैटाकॉम्ब में आएगा। तभी किन बाहर आते हुए कहता है ये बस कितना बेकार था, मैं वापस से कभी ऐसे बस में नहीं आऊंगा। वो तो फैंग मुझे 600 मिलियन देगा, इसीलिए मैं यहाँ पर आ गया। फैंग से हाथ मिलाते हुए उसका वेलकम करने लगते हैं। फिर वो वोंग से बोलते हैं तुम फैंग को यहाँ के अरेंजमेंट के बारे में बता दो। तब वोंग कहता है ठीक है सर, पासवे अभी स्टेबलाइज हो रहा है, जैसे ही वो हो जाएगा वैसे ही टीम अंदर जाने के लिए रेडी है। जैसे ही कैटाकॉम्ब ओपन होगा वैसे ही वहाँ पर बहुत सारे गार्डियन होंगे दुश्मन के स्ट्रेंथ के बारे में, इसीलिए गवर्नर सबसे पहले अपने टीम के साथ अंदर जाएंगे और पूरे एरिया को चेक करेंगे और वहाँ के पानी को टेस्ट करेंगे कि वो पीने के लायक है या फिर नहीं। जैसे ही हमें अंदर जाने का न्यूज मिलेगा वैसे ही हम अपने टीम को लेकर अंदर जा सकते हैं, कुछ भी क्यों ना हो जाए। हमें कैटाकॉम्ब के अंदर डोमिनेट करना है और अपने दुश्मनों को हराना है। अगर हमने उनके ऊपर पहले अटैक नहीं किया तो वो लोग हमें मार देंगे और इससे होगा ये कि इंसानियत का नामो निशान मिट जाएगा। इसीलिए हम कैटाकॉम्ब में मरने के लिए भी रेडी है, भले ही कुछ भी क्यों ना हो जाए। कैटाकॉम्ब का वॉर कैटाकॉम्ब में ही रहना चाहिए, हमें उसे ह्यूमन वर्ल्ड में आने नहीं देना है। ये सुनकर फैंग सीरियस होते हुए कहता है मैं समझ गया, इस बार हमें अपने दुश्मन को खत्म करके ही रहना है, हम अपनी आखिरी सांस तक फाइट करेंगे। इधर किन कहता है क्या हो अगर फर्स्ट ग्रुप को पता चले वहाँ पर बहुत सारे एनर्जी स्टोन्स है और वो हमें इस बारे में रिपोर्ट ही ना दे। तब फैंग उससे पूछता है तुम्हें क्या लगता है वो सभी तुम्हारी तरह ही लालची है, चलो अब यहाँ से दफा हो जाओ। तभी फैंग ओल्ड मैन को हवा में उड़ते हुए देखता है, वो नीचे आते हुए पूछते हैं तुम यहाँ शांति से क्यों खड़े हो। जिसपे फैंग कहता है नानजियांग कैटाकॉम्ब ओपन हो चुका है, इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ।
वैसे आप यहाँ पर क्यों भटक रहे हो? तब वो कहते हैं कि ग्रैंड मास्टर के पास इतना टाइम नहीं है कि वो बाहर आए और अपने दुश्मन इतने डरपोक है कि वो बाहर आने से डरते हैं। मैं रैंक 6 का हूँ और मैं ट्राई कर रहा हूँ उन दुश्मनों को बाहर निकालने का, मगर मुझे कुछ भी नहीं मिला। मुझे डर है कि कहीं ये हमारा कैटाकॉम्ब में वेट ना कर रहे हो। कैटाकॉम्ब में भी हम इन्हें मुंह तोड़ जवाब देंगे क्योंकि हमारे साथ कुछ ग्रैंड मास्टर जाने वाले हैं। तब फैंग पूछता है, क्या आप वहाँ पहले जाना चाहते हैं? ये सुनकर ओल्ड मैन बहुत इमोशनल होते हुए कहते हैं, एक मार्शल आर्टिस्ट कैटाकॉम्ब के अंदर जा रहा है, ये कितना ज्यादा स्ट्रेंज है। तब फैंग कहता है, जो कैटाकॉम्ब में पहले एंटर करेगा वो या तो ग्रैंड मास्टर है या 7 रैंक से ऊपर वाले, मगर आप तो सिर्फ रैंक 6 पर हो। तब वो कहते हैं, बच्चे तुम्हें पता भी है मैं इन 10 सालों में किस चीज का रिग्रेट कर रहा हूँ। मेरा सबसे बड़ा रिग्रेट ये है कि मैं अपने स्वॉर्ड को नहीं चला पाया और ना ही किसी का गला काट पाया। पहले के टाइम में बहुत फेमस हुआ करता था, मैं किसी को भी मारने से नहीं डरता था। मैंने सोचा था कि मैं एक दिन लेवल 7-8 वालों को स्लैश कर पाऊंगा। अगर मैंने इसका यूज अब नहीं किया तो मुझे डर है कि मैं इसका यूज कभी नहीं कर पाऊंगा। ये सुनकर फैंग पूछता है, रैंक 7-8 का सिर काटने से क्या मिलेगा? जिसपे वो कहते हैं, अगर हर इंसान तुम्हारी तरह सोच रखेगा तो ये दुनिया कब का खत्म हो चुकी होती। ये सुनकर फैंग गुस्से में कहता है, अगर दुनिया खत्म होती तो हो जाने दो, ये हमारी प्रॉब्लम नहीं है बल्कि दूसरों की प्रॉब्लम है। जिसपे ओल्ड मैन उसे बताते हैं, ह्यूमैनिटी का सवाल है, इसीलिए उन्हें कुछ भी करके अपने दुश्मनों से फाइट करना पड़ेगा और उनसे जीतना पड़ेगा। अब हम पास्ट का सीन देखते हैं जहां मास्टर लुओ से फैंग को पता चलता है ओल्ड मैन का सोल डैमेज हो चुका है, इस कारण से अब वो आगे का रैंक प्रमोट नहीं कर सकते। तब फैंग कहता है, उन्होंने कहा था वो रैंक 8 वालों को मार सकते हैं। जिसपे वो बताते हैं, इस बारे में मुझे नहीं पता, मगर वो पिछले 10 सालों से कल्टीवेट कर रहे हैं, मगर मुझे डर है कि कहीं उनकी मौत ना हो जाए। वो अभी भी रैंक 6 पर है, भले ही वो कितना भी प्रैक्टिस क्यों ना कर ले, वो रैंक 8 को नहीं हरा सकते। प्रेजेंट में फैंग सोच रहा था, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मारे जाएंगे। मुझे क्या, मुझे इस बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, ये उनका ही डिसीजन है। अब हम फैंग, किन, वोंग वू को गार्डियन वू के पास देखते हैं जहाँ वो उन्हें बताते हैं वो सभी ग्रैंड मास्टर के साथ सबसे पहले एंटर करना चाहते हैं। ये सुनकर वो शॉक्ड होते हुए पूछता है, क्या तुम सब ने इस बारे में सोचा भी है? तुम्हें पता भी है जो ग्रुप पहले एंटर करेगा वो जिंदा बचकर नहीं आ सकता है, या तो बहुत से बंदों की जान जाने वाली है। मगर वो सभी काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट दिख रहे थे कैटाकॉम्ब में जाने के लिए। और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको यह एपिसोड थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लेना। आप में से 70% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।